मैं सही बताऊं तो हमारे गांव में तो कोई होमगार्ड भी नहीं था, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस का मैं कहूँ कि नहीं, मेरा तो बचपन से ड्रीम था, ऐसा कोई मुझे मालूम ही नहीं था। सक्सेस अनसक्सेस अलग चीज़ है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो अनसक्सेसफुल ना हो, लेकिन फेलियर नहीं होना चाहिए। जो इंडियन केस है उसमें फॉरेंसिक फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल अगर जाए तो ये कभी मध्य प्रदेश में अनोखी लाल का केस हुआ है, ठीक है। उसमें 2012 में एक बच्ची के साथ 9 साल की एक रेप होता है और 36 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है गांव के पास खेत में पड़ी। अनोखी लाल लड़का था, इसको पुलिस पकड़ती है और 33 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो जाता है और ट्रायल भी पूरा हो जाता है। समझिए तीसरे ट्रायल में ये पता चलता है कि जो डीएनए रिपोर्ट जिसको हम ये मान रहे थे कि ये इसकी गिल्ट को प्रूव कर रही है, पता चलता है कि वो तो उसकी इनोसेंस को प्रूव कर रही है। और डिजिटल एविडेंस में भी जो कहा जाता है ना कि लगभग ऐसा है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, उसमें लगभग आपकी हर गतिविधि आपकी स्टोर हो जाती है, वो कैप्चर हो जाती है। और वो भी ऐसी है जिसको आप सोचते हो हमने डिलीट कर दी, वो डिलीट नहीं होती है। ठारी का केस में भी इसी तरीके की जो टेक्निकल जो ग्लिच रही, उनकी वजह से जो अपराधी थे उन लैक्सेस का लाभ मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध नहीं हुआ। कई बार मीडिया का भी प्रेशर होता है, कई बार और भी बहुत कारणों से प्रेशर होता है, इससे थोड़ा नुकसान भी होता है। एक बार जल्दबाजी में गलती ना होने के चांस होते हैं। चेन ऑफ कस्टडी है क्या? मोबाइल फोन, ठीक है, ये आपने क्राइम सीन से आपने इसको बरामद किया, ठीक। अब ये मोबाइल फोन यही है जो आखिर तक गया, ये कैसे सिद्ध हुआ? हमारा एविडेंस था, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो जेन्युइन है एविडेंस जो लिया गया था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम चेन ऑफ कस्टडी को प्रयोग में करते हैं। तो हेलो सर, वेलकम टू स्विच। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, आपके टेन्योर से रिलेटेड। बट मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पे एक ब्लास्ट होता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, बहुत मीडिया के लोग भी होते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे थे वहाँ पर कि उनके हाथ में जो कार के पार्ट्स थे वो उसी गाड़ी के थे जिसमें ब्लास्ट हुआ या उसके आसपास की गाड़ी के थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है और उसके बाद जब लोग उस सीन से रिलेटेड चीज़ें इस तरह से हाथों में ले लेते हैं, उससे केस पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है सुना आपने। और एक पुलिस अफसर के रूप में, और मैंने ईटीएस में लंबे समय काम किया है, सीबीआई में काम किया है, तो न केवल बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित मामलों में ही, लेकिन अन्य अपराधों में भी जो हमारा क्राइम सीन है, जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी शुचिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया कि ये लाल किले का जो अनफॉर्चुनेट अभी एक्सप्लोजन का जो इंसिडेंट था, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम सीन को पास जाता है या अंदर जाता है, या कोई उसका जो आर्टिकल है उसको छूता है, उठाता है, तो निश्चित रूप से उसमें कंटामिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पुलिस पहुंच जाती है तो उसको कॉर्डन करती है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है आम पब्लिक के लिए कि वो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको खुद कॉर्डन करे। कॉर्डन करने से मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसको किसी चीज़ से बंद करे, लेकिन वो ये कोशिश करें कि उसके अंदर कोई ना जाए, डिस्टेंस मेंटेन करे। और कोई ना कोई वहाँ वॉलंटियर अगर हो तो वो जो बाकी के लोग हैं उनको अंदर जाने से रोके, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो भी वहाँ आर्टिकल हैं, बहुत बार कोई ऐसा माइन्यूट कोई एविडेंस हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है जिसको लोग उठा दे या कोई और डिस्टर्ब हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है क्राइम सीन मैनेजमेंट के लिए। राइट सर, क्राइम सीन के लिहाज से कितने घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं? अगर हम एविडेंस के लिहाज से देखें तो कोई भी क्राइम सीन पे जो एविडेंस इकट्ठा करना होता है उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? वो कितने आवर्स के बीच में चीज़ें मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, ये हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, अगर वो इंजर्ड है तो उससे जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचाएँ तो उसकी लाइफ सेविंग हो सकती है। और मान लिया कोई रेप का सीन है या कोई और इस तरीके की कोई इंस्टेंस है,
तो उनमें जितना जल्दी हो तो उसको गोल्डन आवर पीरियड भी बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर भी। लेकिन ये डिपेंड करेगा, कई बार तो बहुत सारे इंस्टांस तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत बाद में भी एविडेंस मिलते हैं। तो इसके लिए कोई थंब रूल तो नहीं है कि कितनी देर में या कितने समय में क्राइम सीन है, लेकिन जितनी जल्दी वहाँ पुलिस पहुंचेगी तो एक तो एविडेंस के मैनिपुलेट होने के चांस कम होंगे, और जल्दी उसे जितना जल्दी हम प्रिजर्व करेंगे तो इसका जो सैंक्टिटी है वो भी बेहतर रहेगी। जब ब्लास्ट जैसा इंसिडेंट होता है तो जब हम क्राइम सीन पर जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं तो सबसे पहला एविडेंस जो है वो कौन सा होता है? जैसे हम देखते हैं कि जो प्लेन क्रैशेस होते हैं उन सब में भी अलग अलग चीजें होती है जो सबसे पहले ढूंढा जाता है, जैसे ब्लैक बॉक्स देखा जाता है। तो इस तरह का जब इंसिडेंट होता है, जब ब्लास्ट जैसा इंसिडेंट होता है, तो क्राइम सीन पर सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया भाई, पुलिस के लिए या जो भी वहाँ सबसे पहला रेस्पॉन्ड करता है, सबसे पहला काम है उसका कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ है, अगर वो इंजर्ड है, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल की सुविधाएं दिलाना। तो पहला तो जो ड्यूटी है वो ये हुई। जहाँ तक एविडेंस कलेक्शन की बात है, दूसरा उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन, और तीसरा इम्पोर्टेंट रोल है उसका कि जहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है उसके कोई स्प्लिंटर गए होंगे, उसका जो रेजिडुअल मटेरियल होता है, कई बार डिनोट जो करता है, डिनोटर होता है, वो मिलता है। तो उसमें अलग अलग टाइप का जो क्राइम सीन है, किस टाइप का उसमें एक्सप्लोसिव है, इसको पता करने के लिए कई बार हमें स्वैब देने पड़ते हैं। और इसी प्रकार से जो किट है उससे ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का, प्राइमरीली ये किस प्रकार का एक्सप्लोसिव है। और जो वहाँ पे जो बॉम्ब डिस्पोजल अगर कोई ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको भी वहाँ ले जाया जाता है। स्नीपर डॉग्स जाते हैं ताकि उससे और पता चले। तो ये एक पूरी लंबी एक्सरसाइज है, इसकी एसओपी है, उसी के अनुसार पुलिस या आर्मी लैंड एनफोर्समेंट एजेंसी वो काम करती है। देखिए, इनकी सबकी केमिकल एनालिसिस होती है, और केमिकल एनालिसिस के माध्यम से इसका आजकल बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आ गई, उनके द्वारा हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सर, हम जब फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर में टेक्निक्स वगैरह काफी ज्यादा मॉडर्न है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फॉरेंसिक साइंस कहाँ पर स्टैंड करता है, और अभी वो कौन से एरियाज हैं जिसमें काम होना अभी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए स्वर्णा, मैं न केवल उत्तर प्रदेश का जो हमारा फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है, बल्कि मैंने इंडिया में बाहर भी, अमेरिका या और भी दूसरे जो डेवलप कंट्री, मैंने उसमें बहुत जगह पर फोरेंसिक साइंस को देखा है। यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने काम किया है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी हद तक अब अच्छे स्तर पे पहुँच गई है। सुधार की तो कोई सीमा नहीं होती, सुधारने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस है। दूसरी बात ये कि जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, वो फोरेंसिक साइंस में भी हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी हमारा जो UPSF है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही बहुआयामी एजुकेशनल और साइंस का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। इसमें जो अभी हमने जैसे DNA की एक लैब बना लिया, एडवांस DNA डायग्नोस्टिक सेंटर, तो उसे वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट का जो भी DNA सेंटर होगा आप उससे कंपेयर कर सकती है। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये केवल हमारे यहीं की बात ही नहीं मैं कह रहा हूँ, और भी जगह अब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार पिछले 10-15 वर्षों में हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस स्टेज में आए हैं। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि उन टेक्निक को केवल हमें सुविधाएं लाने से ही काम नहीं चलेगा, जब तक हम उसमें उनको प्रयोग में लाने की जो प्रोफेशनल अप्रोच, एंड प्रयोग में लाने के लिए लोग भी होने चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, ना केवल पुलिस के लिए, ना केवल फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, बल्कि हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स हैं, इवन डिफेंस लॉयर्स हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है ताकि वो उसको समझे। ये पूरे सिस्टम के ही पार्ट है। कहीं ना कहीं यूजर ने नहीं पता हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन उस रिपोर्ट के मतलब क्या है, मायने क्या है, उसको इंटरप्रेट तो वही कोर्ट में किया जाएगा। हाँ, आपने ये बात सही कही, और इसी बात को लेकर के हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है अपने संस्थान में। जो हमारा इनोवेशन है वो है लॉ विद लैब्स। एक नया कंसेप्ट है जिसमें हम जो लीगल फील्ड के जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जजेस हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्हें हम टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं LLB के, LLM के, उन्हें हम DNA कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, जो फिंगरप्रिंट है उनकी एनालिसिस कैसे होती है, या हमारे जो डिजिटल के एविडेंस है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करके कैसे एनालाइज किया जाता है, इन सब के बारे में बताते हैं। क्योंकि जब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं
वहाँ या उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो प्रॉपर हो। क्योंकि बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन होने की भी चांसेस होते यस, लोगों का तो सारी चीज इंटरप्रिटेशन पे है। हैं। मुझे लगता है सर मीडिया के लोगों के लिए भी आपको एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह क्राइम सीन होता है जो हमारे पास भी रिपोर्ट आती है, हमें नहीं समझ में आता है, और कई बार उसका भी मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरा सजेशन है आप ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है। इसके लिए हमने एक प्लान भी किया है। ये मीडिया फोरेंसिक्स या फोरेंसिक जर्नलिज्म भी इसको हम कह सकते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, और न केवल ये मीडिया के लिए बल्कि एनजीओ के लिए भी बड़ा जरूरी है। जैसे मान लिया आप कोई एनजीओ है या कोई मीडिया से लोग हैं, वो क्राइम सीन पे जाते हैं, तो अगर उन्हें ये पता होगा कि इसमें डीएनए किया जा सकता है, इसमें फिंगरप्रिंट किया जा सकता है, तो वो वहाँ जो भी अधिकारी होंगे उनसे इस बात की मांग करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगी, तो उससे क्या होगा कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। राइट। और इसमें न केवल एक्यूज के लिए बल्कि विक्टिम दोनों के लिए फायदा है कि सही आदमी पकड़ा जाए। सर हम देखते हैं कि जिस तरह से मूवीज में या शोज में दिखाया जाता है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग तो बचपन से डॉक्टर सालुंकी को देखकर बड़े हुए, सीआईडी में वो थे, तो उसमें जिस तरह से दिखाया जाता है तो रियल वर्ल्ड में कितना डिफरेंट होता है काम, क्योंकि उसमें तो दिखाया गया कि जैसे कोई केस आता है, सीआईडी के सारे ऑफिसर्स जाते हैं सालुंकी सर के पास और फिर वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो इस तरह से देखते हैं। तो रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है? तो ये स्वर्णा, ये केवल आप अकेले सीआईडी की बात नहीं है। आप देखिए जितने भी नोवेल थे, उपन्यास थे, उनमें कोई ना कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती थी जिसको कहीं ना कहीं फोरेंसिक एक्सपर्ट या वो उसको सॉल्व करते थे। तो फोरेंसिक जो है ना, फोरेंसिक साइंस, या मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ फोरेंसिक एक विजन है, फोरेंसिक एक माइंडसेट है क्या सच्चाई को ढूंढने का। तो जो आपने कहा कि जैसे आपने सीआईडी में डॉक्टर सोलंकी को देख करके आप बड़ी हुई, ये आपने बहुत अच्छा और एक्साइटिंग स्टेटमेंट दिया। तो ये जो आप बोल रही हैं, खैर जो आपकी जो मीडिया की दुनिया है या जो फिल्म दुनिया है वो थोड़ी एक ग्लैमराइड है, उतना ग्लैमर तो नहीं होता, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी फोरेंसिक एक्सपर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस को एक्सप्लोर करने में, डिटेक्ट करने में और उसकी जड़ तक जाने में, सच्चाई को खोजने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैंने सीआईडी के रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि हम जैसे बहुत सारे बच्चे वो देख कर बड़े हुए हैं, और उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था कि कोई भी केस हो, वो केस डॉक्टर सालुंकी के पास तो जाना ही जाना है, और वहीं से फिर एक क्लू मिलता था जिसके बाद जो ऑफिसर्स होते थे वो अपने नेक्स्ट क्लू पर जाते थे और उस केस को सॉल्व करते थे। तो मेरा बहुत ये था जानने का कि क्या उसी तरह से काम होता है, इसी तरह से सिस्टम में और हायरार्की वाइज काम होता है कि पहले वहां जाती है रिपोर्ट्स, फिर इस तरह से आती है और फिर पुलिस ऑफिसर्स उस पर काम करते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, ये जो फिल्मों में भी जो कोई ना कोई स्टोरी ली जाती है, कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड से दिया, जो सीआईडी में या कोई अन्य मूवी में भी है, तो उसको थोड़ा ड्रामेटाइजेशन तो जरूर होता है, लेकिन जो उसका बेसिक फ्रेम है वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से दिया जाता है। ये जो आपने ये सीआईडी वाली बात कही या फोरेंसिक के इम्पोर्टेंस की बात, फिल्म्स में भी दिखाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी बात को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो अभी नए कानून बने हैं, मैं आपका और दर्शकों पर सबका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा। उसमें एक सेक्शन आई है, सेक्शन 176(3), जो बीएनएसएस की है, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेंटर। उसमें ठीक यही बात कही है जो आपने बोला कि अब जितने भी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जो भाषा है इस धारा की या जो इस ये प्रोविजन आया है, उसमें लिखा गया है कि ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 साल या उससे अधिक है, उनमें घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष फोरेंसिक एक्सपर्ट को माफ भेजेगी। तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो अब जो फोरेंसिक साइंटिस्ट के जाने से जो एविडेंस का कलेक्शन है वो सही ढंग से हो जाएगा। पहले पुलिस में कई बार कुछ लोगों को उतनी अभ्यास नहीं होता था, उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी, तो एविडेंस बहुत अच्छे ढंग से उठाने में दिक्कत थी, उसको ठीक किया गया। दूसरी जो और महत्वपूर्ण बात है, पहले डीएनए उठाइए ना उठाइए, फिंगरप्रिंट लीजिए या ना लीजिए, ये कंपल्सरी नहीं था। अब जो ये नया कानून आया है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है, 2024 से लागू हुआ है, कानून 2023 में बना लेकिन लागू 1 जुलाई 2024 तक हुआ। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, इसीलिए आप देख रही हैं बहुत सारी फोरेंसिक की वैन आ रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। 150 जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको उद्घाटन किया गया, ये हमारे संस्थान से किया गया था जी, अभी 18 अगस्त 2024 में, जैसे लगभग 2 महीने पहले। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक दौर चल रहा है इस टाइम पे फोरेंसिक साइंस को इम्प्लीमेंट करने का। तो अब कोई भी अपराधी जो है
वो अपराध करके आसानी से बच नहीं पाएगा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने फोरेंसिक साइंस में काफी टाइम स्पेंड किया है, तो बहुत बड़ा मिटिक बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और उसमें हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आता है। लाइक 18 आवर्स हो गए हैं, 24 आवर्स हो गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं। तो क्या उसका प्रेशर होता है और क्या उस प्रेशर का उस स्टडी में असर पड़ता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं तो जब कोई ऐसा न केवल हाई प्रोफाइल के, मैं इसको गंभीर प्रकृति का अपराध की बात करता हूँ, जैसे मान लिया किसी बच्चे की हत्या हो गई, कोई अपराध ऐसा हुआ जो रेप हुआ, या जो जघन्य प्रकृति के हैं जिसमें संवेदनशीलता है, सेंसेशन, उसमें पुलिस पे वैसे भी मेंटल प्रेशर खुद भी होता है। पब्लिक को लगता होगा, लेकिन जो कहीं भी क्राइम होता है तो एसपी या वहाँ जो पुलिस है वो भी संवेदनशील है, उनको भी एक लगता है कि इसको हम जल्दी से जल्दी खुले। और कई बार मीडिया का भी प्रेशर होता है, कई बार और भी बहुत कारणों से प्रेशर होता है। इससे थोड़ा नुकसान भी होता है, एक बार जल्दबाजी में गलती ना होने के चांस होते हैं। लेकिन फोरेंसिक साइंस के आ जाने से निश्चित रूप से ऐसी चीजों पे अंकुश लगेगा। क्योंकि अगर आपने डीएनए किया, ठीक, तो आपका डीएनए तो फिर वही आएगा जो डीएनए की रिपोर्ट होगी, उससे जो भी अपराधी होगा। अगर मान लिया किसी ने जल्दबाजी में किसी को पकड़ लिया तो फिर ये प्रूव होगा कि ये तो निर्दोष है। तो अब इन चीजों पे भी अंकुश लगेगा डीएनए से, या और जो फोरेंसिक साइंस की जो अन्य विधाएं हैं। आजकल आप देखते हैं जो हमारा मोबाइल फोन है, या हम इतना ज्यादा डेटा का या डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करते हैं, लगभग सारे क्राइम के अंदर अब ये डिजिटल एविडेंस जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टूल दे दिया है। और डिजिटल एविडेंस में भी जो कहा जाता है ना कि लगभग ऐसा है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ होगा। तो इस डिवाइस से, आपका मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें लगभग आपकी हर गतिविधि आपकी स्टोर हो जाती है, वो कैप्चर हो जाती है। और वो भी ऐसी है जिसको आप सोचते हो हमने डिलीट कर दी, वो डिलीट नहीं होती है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि डिजिटल वाल पे अगर आपने कुछ लिखा है वो कहीं ना कहीं उसके स्टोरेज आपके रहेंगे। तो जो ये नया दौर टेक्नोलॉजी का आया है, इसने एविडेंस सिस्टम को बहुत मजबूत किया है। आपने कहा कि इन चीजों के आने से जो डीएनए की टेक्निक्स हैं या फिर और भी जो फोरेंसिक साइंस में नए नए टेक्निक्स इन्वाइट हो रहे हैं, इनके में भी आ रहे हैं, उससे इन चीजों में सुधार होगा। लेकिन अभी तक ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, अभी तक जो ये प्रेशर होता था, चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो, हाई प्रोफाइल केसेस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें कहते हुए चीजें सामने आ जाती हैं। तो और जो चीजें सामने आ जाती है हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हर कोई उसी बारे में बात कर रहा होता है, तो हायरार्की वाइज भी काफी ज्यादा प्रेशर हम श्योर होता ही होगा सिस्टम में। उन सब चीजों से फर्क तो पड़ता है केस के एविडेंस रिपोर्ट पे। नहीं देखिए, कई बार क्या है ना, जब आपको ये प्रेशर है कि आप 24 घंटे में, सबसे ज्यादा मीडिया ही करता है इस काम को। जी जी। ये भी 24 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे हो गए हैं, कोई क्लू नहीं मिला है, पुलिस क्लूलेस है। तो कई बार पुलिस क्लूलेस नहीं होती है, हर बार पुलिस के पास क्लू होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको लीड नहीं बना देते तब तक आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि अगर आपने छोटी छोटी चीजें अगर आपने पब्लिक में बता दी तो फिर जो लोग क्रिमिनल हैं वो सचेत हो जाते हैं। इसलिए भी ये जरूरी है कि मीडिया को भी थोड़ा इसमें रेस्ट्रेन करना चाहिए, पब्लिक को भी रेस्ट्रेन करना चाहिए। लेकिन इसमें एक दूसरा भी पहलू है इसका, इससे मतलब पुलिस पे एक प्रेशर हो जाने से उसको काम करने का भी, तो ये दोनों चीजें हैं। मैं हमेशा देखिए पब्लिक के लिए ही हम बने हैं, यार पुलिस बनी है या व्यवस्था बनी है। क्योंकि कई बार सवाल पूछना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली के एरिया में ही अगर इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है तो ये सवाल करना तो बनता है ना कि कहाँ है पुलिस सर्विसेज, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। तो सवाल उठाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कई बार क्या होती है चीजें कि जल्दबाजी के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीजें वो पीछे रहती हैं। उन पे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, या उन केस सॉल्व नहीं हो रहा था तो भी एक इरिटेशन होती है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से। तो कोई एक ऐसा केस आपके टेन हो गई? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर रहते हैं, ये बताऊँ आपको, ये सबसे ज्यादा जो अभी आपने जहाँ से शुरू किया था वो टेरर के केस होते हैं। टेरर के केस में लगभग आप ऐसे समझिए, मैं चूंकि एटीएस का उत्तर प्रदेश का मैंने चीफ भी रहा हूँ, उससे पहले मैं एटीएस में एसएसपी रह चुका हूँ, और सीबीआई में मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस करने का मौका मिला। तो जो मैं समझता हूँ सबसे टिपिकल जो केस होते हैं वो टेरर रिलेटेड केस ही होते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है कि नीड टू नो बेस पे तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मान लिया सपोज करिए उन्हें कोई एक्सप्लोसिव खरीदवाना, तो जो भी खरीद के लाएगा उस एक्सप्लोसिव को, उसका बैक एंड एंड फोर एंड उसको पता नहीं है इसका क्या यूज होना है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हमें मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बताना या मीडिया में संभव नहीं,
लेकिन सबसे टिपिकल मैं मानता हूँ कि जैसे आप समुद्र में से सुई निकाल के लाना होता है, तो टेरर के केसेस का ठीक उसी तरीके से रहता है। और ये आजकल जब से टेक्नोलॉजी आ गई है और इतना ज़्यादा इंटरनेट का और VPN और बहुत सारे और तरीके आ गए हैं, उसकी वजह से जो इनका इन्वेस्टिगेशन है वो और भी मुश्किल हो गया है। और उसको सॉल्व कर पाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन पुलिस का जो एक मेथड है, डेडिकेशन है। फिर दूसरी चीज यही है कि टेक्नोलॉजी पुलिस भी बहुत यूज करती है, है। इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि जिस तरह से चीजें माने उसके बिना। और हम जो प्रोफेशनल्स है उनका भी अब आजकल बहुत उसका भी सहयोग लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस है, स्टेट एजेंसी, वो टेक्नोलॉजी का भरपूर योगदान यूज करती हैं, जिससे बहुत केस डिटेक्ट करने में आसानी होती है। सर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके हिसाब से जो इंडियन केस है उसमें फॉरेंसिक फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल अगर जानना चाहूँ, एक ऐसा केस जिसमें लगा कि एक फेलियर की तरह दिखा था, वो उस एग्जाम्पल को ये बताते हुए मेंशन किया जाए कि ऐसा नहीं करना, आगे जिसको भी ट्रेन किया जाएगा, तो वो कौन सा एग्जाम्पल? देखिए, मैं इसका एक जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इसको बार बार हाईलाइट करना चाहूँगा। ये कभी मध्य प्रदेश में अनोखी लाल का केस हुआ है, ठीक है। उसमें 2012 में एक बच्ची के साथ 9 साल की एक रेप होता है और 36 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है गांव के पास खेत में पड़ी। और वो ब्लाइंड केस था, किसी का पता नहीं है उसमें कौन अपराधी था। और उसमें ये अनोखी लाल लड़का था, अनपढ़ टाइप का था, 21 साल का, बहुत गरीब। इसको पुलिस पकड़ती है और 33 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो जाता है और ट्रायल भी पूरा हो जाता है। उसमें सैटरडे संडे सब जुड़े हुए। आप सोचिए कि DNA होता है और जो ट्रायल कोर्ट है उसे फांसी की सजा देता है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, वो भी उस सजा को बरकरार करती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ जो एडवोकेट है उन्होंने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन किए, तो फिर से ये कहा गया कि जो DNA किया गया था उसके एक्सपर्ट को बुलाइए, उसको इंटरोगेट कीजिए, उसका एग्जामिनेशन करिए। लेकिन जब दोबारा ट्रायल होता है उस DNA एक्सपर्ट को नहीं बुलाया जाता किन्हीं कारण से, और फिर वो उसको दोबारा भी जो है वो मौत की सजा सुना देते हैं। फिर मामला हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट इसलिए आता है जब डेथ पेनल्टी होती है कि ताकि उसको अप्रूव करने की। फिर वो वापस भेजा जाता है। आप सब समझिए कि तीसरे ट्रायल में ये पता चलता है कि जो DNA रिपोर्ट जिसको हम ये मान रहे थे कि ये इसकी गिल्ट को प्रूव कर रही है, पता चलता है कि वो तो उसकी इनोसेंस को प्रूव कर रही है। तो ये इंटरप्रिटेशन का बहुत एक जिसे कहते हैं एक फेलियर है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि फोरेंसिक साइंस वरदान भी है और अगर वो गलत हाथ में पड़ गया तो वो अभिशाप भी है। तो फोरेंसिक साइंस को हमेशा 2 भाग में देखिए, एक उसकी टेक्नोलॉजी पार्ट है और एक उसका प्रोसीजर पार्ट है। हम ये मान भी लें कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन अगर प्रोसीजर में किसी ने गड़बड़ कर दी, मान लिया कोई DNA गलत उठा लिया या फिंगरप्रिंट किसी का इम्प्लीकेट कर दिया या जिसका था उसको उससे गायब कर दिया, तो पूरा का पूरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो और दुनिया भर में फोरेंसिक फ्रॉड के बहुत सारे केस है। एक मैं आपको और उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत ही ग्लेयरिंग केस होता है हमारे यहाँ दिल्ली में। उसमें क्या हुआ कि एक रेप का केस आता है बच्ची के साथ के दोबारा से। उसमें खुर्शीद नाम का लड़का था और उसने लड़की की का रेप के बाद हत्या कर दी। कौन से साल की बात? ये केस है 2018 में डिसाइड हुआ है जी। और किस साल की घटना है, शायद 5-6 साल पुरानी घटना है, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन ये पॉक्सो का केस था तो 2012 के बाद भी घटना है। लेकिन हाई कोर्ट में जब डिसाइड किया ये 2018 की बात। तो उसमें केस की स्थिति ये थी कि जो DNA रिपोर्ट थी उससे तो खुर्शीद निर्दोष साबित होता था, लेकिन बाकी के जो भी एविडेंस थे वो उसको दोषी सिद्ध कर रहे थे। लेकिन जो भी हमारे ट्रायल कोर्ट के जज थे उन्होंने DNA रिपोर्ट पर ज्यादा तवज्जो दी और उसको निर्दोष घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन पुलिस को ये था कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई और इसको जो है उन्होंने अपील की इसको मैटर। जब ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है ट्रायल्स के लिए अपील के लिए, तो ऐसे ही 3 मामले और हुए थे उसी बेंच के सामने, ठीक, जिनमें बच्चियों के साथ रेप के साथ उनका हत्या हुई थी और बाकी एविडेंस से दोष सिद्ध हो रहा था अपराधी के विरुद्ध।
लेकिन डीएनए उनको क्लीन चिट दे रही थी। तो जो बेंच थी जजेस की, उनको शक हुआ, उन्होंने डीएनए दोबारा कराया। और आप यकीन मानिए, ना केवल खुर्शीद के केस में बल्कि बाद में पाया गया कि तीनों केस में वो डीएनए की रिपोर्ट गड़बड़ की गई थी, मैनिपुलेट। एक ही सेंटर से और एक ही साइंटिस्ट ने किया था, सही पकड़ा आपने। तो फिर उसको सजा दी गई, और जो डीएनए एक्सपर्ट थी, वो बाय द वे फीमेल डीएनए एक्सपर्ट थी, उनको उनके विरुद्ध सीबीआई का कार्रवाई की गई। उन दिनों में सीबीआई ने था, केस मेरे द्वारा नहीं किया गया, लेकिन वो उन दिनों चर्चा का केस था। तो ऐसे मामले भी बहुत होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फोरेंसिक साइंस है वो बहुत अच्छे ढंग से, और प्रोसीजरल उसमें कोई लैप्स नहीं होना चाहिए इस बात को। इसलिए जितनी भी हमारी एसओपी हैं वो बहुत ही कारगर ढंग से बनाई जानी चाहिए। जी, चेन ऑफ कस्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो जो ऑडियंस है जिन्हें नहीं पता, मैं आपसे समझना चाहूंगी चेन ऑफ कस्टडी है क्या, और किसी भी एविडेंस को संभालने, रखने और पूरे रिपोर्ट को कोर्ट तक पहुंचने में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता मैं आपको बिल्कुल ही, आपने सबसे, मैं समझता हूँ कि आप तो खुद ही फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में बोल रही, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रिपरेशन की, और ये क्रक्स है पूरे की पूरी फोरेंसिक साइंस का। अब चेन ऑफ कस्टडी है क्या, इसको समझिए। मान लिया थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल फोन, ठीक है, ये आपने क्राइम सीन से आपने इसको बरामद किया, ठीक। अब ये मोबाइल फोन यही है जो आखिर तक गया, ये कैसे सिद्ध हो? किसी ने इसमें गड़बड़ तो नहीं कर दी, किसी ने इसका डेटा के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर दी। तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए, यानी कि जो हमारा एविडेंस था उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो जेन्युइन है एविडेंस जो लिया गया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम चेन ऑफ कस्टडी को प्रयोग में करते हैं। अब चेन ऑफ कस्टडी का एक प्रोफॉर्मा होता है, उसको भरना होता है। उसमें ये होता है कि जब ये उठाया जाएगा सैंपल, तो उसकी फोटोग्राफी होगी। आजकल तो अभी जो नया लॉ आया है उसमें वीडियोग्राफी करनी होगी। और जब उसको पूरा क्राइम सीन का, जिस टाइम पे आप सर्च कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, वहाँ 2 विटनेस होने चाहिए इंडिपेंडेंट। इसका फिर पैकेजिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, सीलिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारा काम करने के बाद और तब ये जाएगा माल खाने में। माल खाने में फिर इसको कोई आदमी दूसरे को, कभी इसको कोर्ट में जाना है, तो उसी चेन ऑफ कस्टडी में वो किसके हाथ में गया, क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा रहता है। तो चेन ऑफ कस्टडी इस बात का प्रमाण है कि इसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। ये वही सैंपल है जो एक्चुअल मौके से उठाया गया था। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है चेन ऑफ कस्टडी। और अभी एक और केस हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है 2022 में, जिसने पूरी की पूरी फोरेंसिक साइंस में एक, कहना चाहिए मैं समझता हूँ कि उसने एक नई दिशा दी है, एक सोच को डेवलप किया है जिसको सबको देखना चाहिए। इसमें क्या हुआ था कि यही जो दिल्ली के अंदर जो चावला एरिया है, वहाँ पे शाम के समय 3 बच्चियां, लड़कियां, जवान लड़कियां 22-23 साल की, वो नौकरी करती थी। वो नौकरी के बाद शाम को 7 बजे जा रही थी बस पकड़ने या जो भी। उनमें से एक गाड़ी आती है लाल रंग की पीछे से, और एक बच्चे को खींच करके और गाड़ी में डालती है और लेके चली जाती। कंट्रोल रूम में जो भी है सारा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन वो दिल्ली पार करके और हरियाणा के बॉर्डर, हरियाणा की साइड में लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या हो जाती है, डेड बॉडी मिलती है। पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस ने कार बरामद की, सारे लोगों को पकड़ा, डीएनए किया, फिंगरप्रिंट की, फोरेंसिक साइंस की सारी जितनी भी वो टेक्निक हो सकती की सारी की। उनको लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। हाई कोर्ट ने एक को छोड़ करके एक कोर्ट उसकी सजा जो है वो आजीवन कारावास कर दिया, बाकी को डेथ पेनल्टी का बरकरार रखा। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां ये चेन ऑफ कस्टडी का सवाल उठता है, और चेन ऑफ कस्टडी चूंकि उसकी प्रूव नहीं हो पाई, तो पूरा का पूरा केस सेटल कर गया। और जिसको डेथ पेनल्टी दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी, उसमें एक उदाहरण मैं बताता हूँ चेन ऑफ कस्टडी का। एक हेड कांस्टेबल ने डीएनए का सैंपल के लिए, डीएनए का जो सैंपल था उसको उन्हें लैब में देना था, किन्हीं कारणों से वहां जमा नहीं हुआ। तो 12 या 13 दिन तक वो सैंपल किसके पास रहा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। ऐसे उसमें बहुत सारे लूप होल मिले। वो सैंपल कहाँ पर था?
बोले सैंपल में एक्चुअल क्या था कि सैंपल जैसे माल खाना होता है खाने का, वहाँ जमा होता है, तो जब कोई भी उसको ले जाएगा कहीं भी, चाहे कोर्ट ले जाएगा, डेट टाइम मेंशन तो उसमें डेट टाइम जीडी जो होती है उसमें एंट्री होगी, फिर वहाँ क्या हुआ उसको वापसी में लिखेंगे। इसी वजह से वो जमा नहीं हो पाया वहाँ, और वो आए कि उन्होंने फिर उसको वापस नहीं जमा किया, ये लैप्स था। लेकिन वो इतना बड़ा एक कारण बना चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक कर दिया पुलिस का, कि जिसकी वजह से ऐसे और भी कई सारे उसमें मामले निकले। मैंने उदाहरण बताया। तो चेन ऑफ कस्टडी किसी भी चीज के लिए, ये मान लिया कोई आपने पिस्तौल बरामद की, और उसकी अगर चेन ऑफ कस्टडी ही इंटैक्ट नहीं है, तो कैसे ये मान ले कि ये वही पिस्तौल है, वही चाकू है, या वही, उसको कोई भी आदमी कुछ उसमें गड़बड़ कर सकता है। या मान लिया जैसे सपोज करिए मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का अगर किसी को एक्सेस मिल गई, तो फिर वो तो उसका डेटा ही पूरा का पूरा डिलीट कर दे, या कोई और इस तरीके का कर दे। तो ये जरूरी है कि जो हमारे सैंपल्स हैं उनकी चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन किया जाना, ये हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी। राइट, और उसको सही ढंग से रखना, उसको सही ढंग से अब देखना, जब तक उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं आ जाती है, पेश नहीं करती। और आप ये सोचिए कि ये तो है पुलिस स्टेशन, तो इसी तरीके से एक दूसरा परफॉर्मर चेन ऑफ कस्टडी का बनता है फोरेंसिक लेबोरेटरी, वो अलग है। तो ये दो, जब भी आप कोई फोरेंसिक सैंपल भेजेंगे कोर्ट में, तो वो दोनों चेन ऑफ कस्टडी के परफॉर्म में लगते हैं उसके साथ में। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर से मुझे लगता है बहुत लंबा प्रोसीजर है ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर किसी भी स्टेप में एक चूक हुई तो उसका रिफ्लेक्शन जो है पूरे के पूरे केस पर यस सर पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। राइट, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे जिसमें एंड में इस वजह से सजा नहीं मिली क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस था या कुछ इस तरह की चीजें, या उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी थी वो इंटैक्ट नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए भी जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ये जो रूल एंड रेगुलेशन से पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं, पेपर पर है नहीं हमारे पास, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ही अगर उस ढंग से नहीं होगा तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुवर्णा। और उसके लिए जरूरी है कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएं, और जो हमारे पुलिस वाले लोग हैं या जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दें। करेक्ट सर। अभी एक केस है जो फिर से चर्चा में आ गया है, वो है निठारी केस। निठारी केस में एविडेंस ने कहाँ और किस तरह से गद्दी हुई, क्योंकि अब जो है जो आरोपी थे उस मामले के दोनों फ्री हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उनका यही सवाल था कि उनके बच्चे तो गए ना, तो वो किया किसने? देखिए, ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो बेस्ट एजेंसी है सीबीआई, उसके द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए गए थे और बहुत ही गंभीरता के साथ इस केस को लिया गया था। अब चूंकि आप जानते हो कि कोई ना कोई टेक्निकल, जैसे मैंने बताया कि आप चेन ऑफ कस्टडी, जैसे अगर मान लिया राहुल के केस में, केस को अगर आप देखो राहुल के केस को, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से केस पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी का मामला उठ गया तो पूरा केस बिगड़ गया। इसी तरीके से निठारी का केस भी निश्चित रूप से उसमें इतनी बच्चियों ने अपनी जान दी, एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत जघन्य अपराध था वो, तो उसमें भी इसी तरीके की जो टेक्निकल जो ब्रीच रही, उनकी वजह से जो अपराधी थे या जो भी एक्यूज थे, इसमें तो ये तो कन्विक्ट थे, तो उन कन्विक्ट को उन लैप्सेस का लाभ मिला और उनको मतलब अमुक्त किया गया जो आरोप थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध नहीं हुआ। मैं वही कह रहा था, अपराध नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं तो इसमें गलती हुई है केस को सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन में ये गलती हुई, और ये मामले तो इसलिए सामने आ गए क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध था और इसको इतना ज्यादा अटेंशन मिला था। इस तरह की बहुत सारे अपराध देश भर में कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, तो इस ये जो क्या कहते हैं गैप है, इसको कैसे फिल किया जाए? देखिए, ये जो आपने कहा, ये मोस्टली ये प्रोसीजर लैप्स की वजह से केस हमारे जो है उनमें ये ऐसी स्थिति पैदा होती है। आरुषि हत्याकांड भी इसका आरुषि भी बड़ा प्रोसीजर का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा। तो पुलिस को इसमें जरूरी है कि जो हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म के बिना इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रयोग हुआ है, या जो 176(3) जो सेक्शन में अभी आपसे जिक्र कर रहा था, जो BNSS की है, फोरेंसिक साइंस का अब जो इंटरवेंशन हुआ है, निश्चित रूप से, और आप देखिए कितनी ट्रेनिंग इस समय कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर नया एक इंस्टीट्यूट फोरेंसिक साइंस का बना है,
जो हमारी एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई गई है NFSC, जो पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, और भी बहुत सारे जो संस्थान हैं उनके अंदर फोरेंसिक के डिपार्टमेंट खुले हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक ये पूरा का पूरा एक अभियान या एक मूव है जो आने वाले समय में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर करेगा और न्यायिक व्यवस्था को उच्चीकृत करने में सहयोग करेगा। और इस तरह के केसेस जो है वो नहीं देखने को मिले, कि ऐसे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो फोरेंसिक लैब का वर्कलोड है, क्या उसके हिसाब से हमारे पास जो कैपेसिटी है वो अवेलेबल है? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए लैब हो गए, टेक्निक हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के अगर लोग ही नहीं हुए, ट्रेंड लोग ही नहीं हुए, तो फिर उसका फायदा नहीं हो पाएगा। देखिए, तो मेरा पूरा सवाल ये है कि जो वर्क ओवरलोड है उसका केस में क्या असर पड़ रहा है अभी, क्योंकि हमारे पास क्या इनफ लोग हैं? देखिए जो अभी एक एस्टिमेट आया है जो होम मिनिस्ट्री के ने कुछ पेपर में जो अभी सुनी है चीजें, लगभग 30,000 के करीब फोरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता है अभी। और अभी आपने देखा कि बहुत सारी लेबोरेटरी बनी है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ही अभी कुछ ही दिन पहले ही, एक वीक पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर में एक बहुत एडवांस्ड फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है और लगभग 16 फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्टेट में भी फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी बढ़ाई जा रही है। अभी हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है या नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से फोरेंसिक एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यहाँ अब तक हम लोग कम से कम 12 से लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के लिए हमें 800 फोरेंसिक एक्सपर्ट तैयार करके देने हैं अगले एक साल के अंदर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमारे लिए टास्क दिया गया है। तो इस तरीके से जो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। अभी सुनने में ये आया है काफी बड़ा बजट आने वाला है। पिछले बजट में करीब 2400 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा फोरेंसिक फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए दिया गया। तो ये पिछले 1-2 साल के अंदर जिस प्रकार का अभियान के तौर पे, जिस प्रकार से फोकस फोरेंसिक साइंस पे हुआ है, मैं समझता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे भी इतना लंबा समय पुलिस की नौकरी करते हुए हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल CM, जब भी आप देखते हैं ये हमेशा क्राइम की जब भी बात होती है तो ये फोरेंसिक साइंस की अपग्रेडेशन की जरूर उसमें उनकी पॉलिसी सामने दिखाई देती। तो जब जो टॉप लेवल की जो हमारी लीडरशिप है, अगर कोई भी चीज उनके फोकस में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसको बेहतर होने में मदद मिलती है। और फोरेंसिक साइंस इस समय मैं मानता हूँ इस बात को कि फोरेंसिक साइंस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके टॉप प्रायोरिटी पे है। इसलिए इसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है और क्राइम कंट्रोल में, क्राइम के डिटेक्शन में, क्राइम के प्रोसिक्यूशन में और बेहतर जस्टिस डिलीवरी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, हमने काफी ज्यादा बात कर ली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड। अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में यूपीएससी कैसे शुरुआत हुई, कैसे एंट्री हुई कि अब यूपीएससी की ही तैयारी करनी है? बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अच्छे थे। देखिए, मैं गांव का रहने वाला था और मेरा घर मेरठ जिले में, गांव मेरा अलीपुर है, वहाँ का था। मैं सही बताऊं तो हमारे गांव में तो कोई होमगार्ड भी नहीं था, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस का मैं कहूँ कि नहीं, मेरा तो बचपन से ड्रीम था, ऐसा कोई मुझे मालूम ही नहीं था। तो मैं पढ़ने में अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे फादर जूनियर हाई स्कूल में टीचर रहे और मदर मेरी घरेलू माता थी और घर में हमारे खेती होती थी। खेती आदमी मेरा सबसे पहला मतलब व्यावसायिक पैशन है। ये खेती से अच्छा भी कुछ नहीं लगता है, जानवर रखना और खेती करना। तो पढ़ने में ठीक थे, तो हमें एक हाई स्कूल में टीचर अच्छे मिले जिन्होंने हमारा केमिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कराया। तो मुझे लगा कि मैं केमिस्ट बनूंगा और फिर मैंने पढ़ाई की। तो मेरा फिर JNU में मैं रिसर्च करने की इच्छा आया। इनिशियली मेरा इरादा मुझे एक साइंटिस्ट बनने का था और मेरा अंदर से मन में ये था कि मुझे एक दिन नोबेल प्राइज जीतना है। UGC पास किया, GATE पास किया। खैर लकीली ये था कि मैंने कभी जो एग्जाम दिया वो मैंने वो क्लियर किया। उस टाइम पर मेरे जीवन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना ये घटी कि मेरे फादर का एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें वो हॉस्पिटलाइज हुई और काफ़ी वो बड़ा नैरो एस्केप था लाइफ की। और चूंकि मैं बड़ा था घर में और खेती होती थी घर पर, फादर टीचर थे, तो और कोई ऐसा इनकम का बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं था।
तो फिर मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके 3 साल घर रहना पड़ा उनको देखभाल कर, जेएनयू के बाद, जेएनयू के टाइम जेडीयू के टाइम। तो मैं 3 साल घर रहा। उस बीच में एक बड़ा, एक जो कहना चाहिए ना, एक लैंडस्लाइड मेरी लाइफ में चेंज हुआ कि उन दिनों पीसीएस में प्रीलिम का एग्जाम स्टार्ट हुआ पहली बार। तो मुझे किसी ने बताया कि ये प्रीलिम हुआ और है पीसीएस का, अब तुम इसको दे दो। तो मैं वहीं उस टाइम में हॉस्पिटल में ही था और वहाँ सामने उन दिनों छोटे छोटे दुकानों के वो फॉर्म भरते थे कचहरी के पास। तो उनमें से एक फॉर्म ले लिया और हमने वो भर दिया। प्रीलिम था, चूंकि उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट था और था, तो मुझे ज़्यादा उसमें कुछ करने की बात नहीं थी। वो प्रीलिम सब हो गया, मेरा क्लियर हो गया जब उसका रिजल्ट आया। तो तब तक थोड़े फादर ऐसे हो गए थे कि हमें घर ले गए, लेकिन ये नहीं था कि मैं तब तक बस पढ़ाई ढूंढ रहा सकता। जो खेती में तो आपको देखना पड़ता, जानवर थे, भाई बहन थे मेरे, छोटे थे वो। तो फिर मैंने उसकी तैयारी उसकी भी की और मेरा फाइनली उसमें सिविल सर्विस में पीसीएस में हो गई। उस टाइम पे फिर मुझे ये लगा, लोगों ने भी कहा कि मुझे सिविल सर्विस का यूपीएससी देना चाहिए। तो फिर मैंने यूपीएससी दिया और यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन अपने होम कार्डर की वजह से मैंने आईपीएस को पहला प्राथमिकता दी। आपको आईपीएस में ही नहीं, मेरा आईपीएस में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे पुलिस में जाना है। लेकिन मुझे चूंकि अपना होम कार्डर का था, इसलिए रैंक के हिसाब से उस समय कुछ एक सर्विस बदलने की स्थिति हो रही थी, इसलिए मैंने बाद में उसको, जब एक सर्विस थी, जब रिजल्ट निकलने के बाद ग्रुप बी से वो ग्रुप ए में शिफ्ट कर दी। तो हमें रिजल्ट निकलने के बाद चांस दे दिया गया कि आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो मैंने फिर आईपीएस दे दिया, तो मुझे अपना होम कार्डर में, इस तरीके से मैं पुलिस में आया। तो एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट नहीं था पुलिस में काम करने का। पुलिस का मैंने बताया कि मैंने आज तक अपने गांव का पुलिस का थाना नहीं देखा, जबकि मैंने इतनी लंबी पुलिस में नौकरी भी अपने कारण को जरूरत ही। तो फिर मैंने जो पुलिस की जो कल्चर है, पुलिस में कैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिसर्चर था, तो पूरा उसकी एनालिसिस की और फिर मैंने उनको जो क्वालिटी थी उनको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश की और फिर मैं पुलिस में। नाम भी अच्छा टकराया और आपने बहुत बड़े बड़े एजेंसीज के साथ ही काम किया, जैसे आपने बताया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो जो डिसीजन था वो एक सही डायरेक्शन में डिसीजन नहीं। अब तो मैं ये मानता हूँ और मैं कहता नहीं हूँ कि वो डिसीजन सही नहीं था, वो सबसे अच्छा था। इसलिए कि आज भी मैं ये मानता हूँ कि जबकि मेरा ओरिएंटेशन एकेडमिक्स का है, मैं एक पुलिस कॉप हूँ उसके बावजूद, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कहीं रीबर्थ का कोई कंसेप्ट है इसी माइथोलॉजी में, तो मैं हर बार कॉप बनना चाहूँगा, पुलिस वाला बनना चाहूँगा। उसकी वजह है, ऐसा नहीं है कि पुलिस की वर्दी है, पुलिस की वर्दी से मुझे बहुत प्रेम है, हमेशा है, उसे पहन करके जो एक फक्र होता है वो तो है। लेकिन हर प्रोफेशन की अपनी डिग्निटी है, ऐसा नहीं। पर मुझे पुलिस क्यों मैं बार बार बनना चाहता हूँ, इसकी 2 वजह है। एक बात तो यह है कि जस्टिस जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, हर आदमी जस्टिस चाहता है। तो पुलिस जो है वो इंस्टेंट जस्टिस देती है। अगर मान लिया कहीं कोई वाद विवाद हुआ, जमीन का कोई विवाद हो गया, अगर पुलिस वाला चाह ले तो बहुत बार वो वहीं पे उसका निर्णय दे सकता है, रिजॉल्व करा सकता है और कराते भी। तो ये जो हुआ इंस्टेंट जस्टिस, पहला सेंटेंस। और दूसरा हुआ पेनीलेस जस्टिस, कि कोई कितने भी बड़े पद पे हो, ये केवल और केवल जो प्रोविजन है या जो पावर कह सकता हूं मैं, वो पुलिस को है कि वो पेनीलेस जस्टिस देती है। ना आपको कोई वकील करना है, ना कोई कोर्ट की फीस भरनी है, ना कहीं और कुछ करना है। और अगर वो पुलिस वाला वहाँ खड़ा होकर के और आपको जस्टिस दे देता है तो वो इंस्टेंट भी है और पेनीलेस भी है, कोई खर्चा नहीं है उसमें। तो कौन सा ऐसा और विभाग है जिसमें आपको बड़ी सेवा करने का लोगों को मौका दे? लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में इस पावर का मिसयूज भी किया जाता है। देखिए, अब ये तो समाज है, ये तो आप चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और इंसान की जान भी ले सकते हैं। तो ये तो विज्ञान है, विज्ञान भी वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। तो ये तो किस तरीके से आप उसका पावर का, या मैं बल्कि उसको पावर नहीं कहता, जिम्मेदारी कहता हूँ। तो आप उस जिम्मेदारी को जो आपके ऊपर जो आपको दिया गया है काम, उसको आप कितनी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता के साथ करते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं, ये सारा खेल जीवन में इस बात का है।
आप अपने प्रति कितने ईमानदार। आप अगर अपने प्रति ईमानदार होंगे तो फिर आप दुनिया के लिए ईमानदार होंगे। और अगर आपने हमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है तो फिर आप हर चीज में कोई ना कोई। इसलिए मैंने जीवन में जो एक मेरा जो मूल मंत्र है वो ये है कि मैंने कभी शॉर्टकट नहीं किया लाइफ में। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने शॉर्टकट लिया तो लाइफ आपको कट शॉर्ट कर देगी। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि पुलिस सर्विस से रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी जब तक आप सर्विस में नहीं आए थे। तो हम सब देखते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो पुलिस को लेकर हमारी एक इमेज होती है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस तरह से रहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, मतलब उनकी भाषा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, इस तरह का इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अकेडमी में गए, जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन था ऑफिसर्स के साथ वो किस तरह का था, और फिर क्या उस इंटरेक्शन ने आपके इस इमेज को बदला, क्या उसमें परिवर्तन आया? देखिए ऐसा है ना, मैंने आपको बताया कि मेरा कोई चूंकि बैकग्राउंड नहीं था सिविल सर्विस का या पुलिस का या कुछ, तो मेरा जो मन था वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह था। मुझे बहुत कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि पुलिस की कल्चर कैसी होती होगी या किस तरीके से। मेरा कभी बहुत ज़्यादा कोई पुलिस से कभी ऐसा वास्ता भी नहीं पड़ा था। मैं ये कहूँगा पुलिस बड़ी, हाँ पुलिस को देख के डर जरूर लगता था, वो जैसा होता है कि भाई कि हाँ पुलिस और डर कि पुलिस है, आपने कुछ नहीं भी किया तो आपको डर लगेगी पुलिस क्यों आ रही है, हाँ पुलिस क्यों आ रही है, या पुलिस है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना। हाँ डिस्टेंस बना के रखी। वो एक साइकोलॉजी मुझे लगता है हर जगह, यही नहीं सब जगह है। जी। तो वो थी। तो जब मैं आया तो एक मतलब मुझे ये था कि हाँ जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं चूंकि मैं मेंटली आई वाज नॉट फिट, और मेरा जो एक टेम्परामेंट था, मैं एक पढ़ने लिखने वाला रिसर्चर उस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी थी। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इस तरीके से काम करूँगा तो आई विल बी ए फेल्ड पर्सन, और फेलियर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आई डोंट वांट कि मैं, तो मैंने कहा कि देन हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू, मैंने अगर उसको बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च ने मुझे एक चीज़ सिखाई, और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, रिसर्च आपको एनालिटिकल पावर देती है, आपको किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये मुझे पूरी जीवन भर पूरे कैरियर में मुझे उससे बहुत मदद मिली। आप उसको डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम को पार्ट्स में, उसको फिर कहीं ना कहीं अपने मन में या जैसे भी आप उसका सॉल्यूशन है वो बेहतर ढूंढते हैं। वही काम मैंने यहाँ पे किया, मैंने उसको ये देखा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और एक बात और भी है, मुझे इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे इस पुलिस को करने में या मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाने में बहुत बड़ा योगदान मिला कि मैं गांव का रहने वाला था। गांव की बहुत सारी जनता की जो प्रॉब्लम थी, गांव की क्या प्रॉब्लम है, जैसे मेड़ होती है जिसे डोला बोलते हैं, अब उसको अगर किसी का मेड़ किसी ने काट ली तो जो दर्द होगा उस किसान को या उस परिवार को, वो शहर में रहने वाला आदमी नहीं समझ, उसके लिए लगेगा अरे 2 इंच जमीन काटी क्या फर्क पड़ेगा, बट उससे उसकी कितनी जो वहाँ की सोशल प्रेस्टीज हर्ट होती है या जो वहाँ की जो डायनेमिक्स होती है उसका कितना इम्पैक्ट है, या सोशल सेक्टर कैसे काम करता है, गांव का क्या परिवेश होता है, उससे भी मुझे बहुत कुछ मदद मिली। और कितना लोगों की परेशानियां हैं, कितना हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, जो उनके लिए बहुत बड़ा सर दर्द है, छोटी सी अगर हम उसमें अफोर्ड कर दें। जैसे मैं क्या काम करता था उन दिनों जब पब्लिक भी करते थे, तो मैं एक गाड़ी खड़ी करके रखता था और उसमें 2-3 सिपाही और एक दरोगा, ये परमानेंट जहाँ भी मैं रहा। तो जो भी सबसे गरीब आदमी आता था उस दिन, मैंने देख लेते थे, तो मैं उस आदमी को या महिला को उस गाड़ी में बैठा के, मेरा ये होता था कि इसकी समस्या आज ही निपटाओ, मतलब आज से मतलब जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी। हाँ। तो अब आप सोचिए अगर किसी गरीब महिला के साथ किसी ने उसका खेत जोत रखा है या कोई और उसको प्रॉब्लम कर रखी है, अगर पुलिस उसके साथ पहुंच जाएगी वहां पे, तो वो उसी की समस्या का निदान नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी और समस्या वहां की गांव की खत्म हो जाएंगी या उस जगह की हो जाएंगी, इस एक इंस्टेंस से कि आपको बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। हम देखते हैं जब लाइफ में कोई ऐसा सेटबैक लेता है, मतलब मैं अभी सेटबैक इसलिए यूज कर रही हूँ, बाद में ऑब्वियसली वो चीजें आपके हित में ही रही, लेकिन उस टाइम तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि लाइफ रुक गई है और आगे नहीं बढ़ रही किसी भी वजह से। तो वो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं लाइफ में जो सेटबैक होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस माइंडसेट की जरूरत है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये सेटबैक, जैसे मान लिया मेरे साथ ये एक्सीडेंट वाला इंस्टेंस हुआ, किसी के साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कई बार घर में बहुत वैल्यूएबल फैमिलीज के लोग चले जाते हैं, तो ऐसे इंस्टेंस सभी के साथ, छोटे बड़े सबके साथ होते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। और एक मैंने चाणक्य की जो एक
की जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें एक लाइन पढ़ी जो मुझे हमेशा बहुत मदद करती है अपने आप को इम्प्रूव करने में। वो है कि धीरज और धर्म की परीक्षा आपत्ति न होगी, कि आपके अंदर कितना धीरज है और कितना आपके अंदर धनुष, धर्म से मतलब कितना आप जब कोई विषम परिस्थिति अपने उसमें विचलित ना हो, सही ढंग से आपके लाइफ अपने आप को मेंटेन करके रखें इनको। वो जब आप आपत्ति में होते तब पता चलता है आप में कितनी स्ट्रेंथ। तो कोई भी चीज़ है, जब रात है तो दिन जरूर होना है। तो हमेशा, और मैं एक बात और भी मानता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें लगता है कि बड़ा खराब हो गया, लेकिन फिर जब बाद में आप पलट करके देखते हो, जैसे आपने ये मैंने जो आपको फादर का जो ये स्टांस बताया, शायद वो घटना ना हुई होती तो मेरे जीवन का कुछ और दूसरी दिशा और दशा हो। तो हम कई बार बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि ये मेरे साथ बड़ा खराब हो गया, बड़ा अन्याय हुआ मेरे साथ, अपने को फेलियर के तरीके से मान लेते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सक्सेस अनसक्सेस अलग चीज है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो अनसक्सेसफुल ना हो, लेकिन फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर क्या है कि जब हम अनसक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फेलियर है। तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, उसको मत ज्यादा दिल पे लगाइए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। आप अगर लगातार काम करते रहेंगे कंसिस्टेंट ढंग से, तो आपको कोई ऐसी वो नहीं है कि जिससे आपको आपका जो लक्ष्य है उसे आप, लेकिन ये जरूर है कि जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारण करा है उसको ठीक ढंग से आप उसके आवश्यकता के अनुसार मेहनत करनी करें। हमारे लक्ष्य तो सबके बड़े हैं, लेकिन हम उस लिहाज से जो है उसमें परिश्रम नहीं कर पाते। ये हमारी एक सोचने की आवश्यकता है इस चीज़ से।